हेलो एवरीवन, आप सभी का इस मेवाड़ की कहानी में फिर से स्वागत है। ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। इसमें मैं सुनाने जा रहा हूं महाराणा सांगा की कहानी। महाराणा सांगा शायद राजपूती इतिहास के सबसे बड़े और सबसे वीर राजा थे, जिनकी कहानी हमेशा दबी रह गई। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एपिसोड पूरा सुनिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। राणा रायमल के 3 पुत्र थे। पृथ्वीराज सबसे बड़े, जयमल और संग्राम सिंह सबसे छोटे। ऐसा माना जाता है कि एक बार राणा रायमल अपने भाई सूरजमल और अपने तीनों बेटों के साथ एक ज्योतिष के पास जाते हैं और पूछते हैं मेवाड़ के भविष्य के बारे में। ज्योतिष निसंकोच कहता है कि मेवाड़ का अगला राणा होगा रायमल का सबसे छोटा बेटा संग्राम सिंह। इस पर पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़े थे और उन्हीं का अगला राणा बनने का ख्वाब था। इस पर नाराज होकर वो अपने छोटे भाई संग्राम सिंह पर वार करते हैं और संग्राम की एक आंख फोड़ देते हैं। इतने में सूरजमल संग्राम के बचाव में आते हैं और आगे वार करने से रोक देते हैं पृथ्वीराज को। वो समझाते हैं पृथ्वीराज और जयमल को कि ये उन्हीं का छोटा भाई है और क्या एक ज्योतिष के कहने पर वो उसको मार देंगे। इस पर दोनों बड़े भाई रुक जाते हैं और फिर तीनों राजकुमार और सूरजमल एक दूसरे ज्योतिष के पास जाते हैं, जिनका नाम था बीरीबाई। बीरीबाई की कुटिया में 2 कुर्सी रखी थी और एक पुराना सा कालीन था। दोनों बड़े राजकुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं और संग्राम सिंह कालीन पर। सूरजमल भी आकर कालीन पर बैठ जाते हैं। बीरीबाई थोड़ी देर के बाद कुटिया में आती हैं और कुटिया में घुसते ही पृथ्वीराज उनसे पूछते हैं कि मेवाड़ का अगला राणा कौन होगा। बीरीबाई को कुछ पता न था और वो सवाल सुनते ही तुरंत जवाब देती है कि वो जो जज्जन पर बैठा है। जज्जन मतलब कालीन। ये सुनते ही पृथ्वीराज संग्राम सिंह पे आक्रमण करते हैं। उनके चाचा सूरजमल बचाव करते हैं और संग्राम सिंह को मेवाड़ से भागने के लिए कहते हैं। संग्राम कुटिया से बाहर निकलकर घोड़े पर चढ़कर भागते हैं मारवाड़ की तरफ। कुछ देर में संग्राम जा पहुंचते हैं सेवंतरी गांव, राव बीदा के घर। राव बीदा तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो संग्राम को पनाह देते हैं। वो मेवाड़ के अधीन थे, मगर फिर भी एक निर्दोष निहत्थे संग्राम को बचाना अपना राजपूती धर्म समझते हुए मेवाड़ की सेना और पृथ्वीराज से लड़ते हैं। ये लड़ाई संग्राम को समय दे देती है कि वो मारवाड़ तक भाग जाए। मारवाड़ पहुंच के संग्राम बहुत कुशलता से अजमेर के श्रीनगर के राव करमचंद पवार के एक पशुपालक के रूप में काम करने लग जाते हैं। आने वाले 3 साल तक संग्राम सिंह चुपचाप भेष बदलकर एक भेड़ पालक के रूप में रहते हैं। यहां मेवाड़ में पृथ्वीराज को उनका ही साला जहर देकर उन्हें मार देता है, क्योंकि पृथ्वीराज कई बार उसको बेइज्जत कर चुके थे सबके सामने दारू के नशे में। और जयमल अपने ही बेस्ट फ्रेंड से किसी बात पर हुई आनाकानी में तलवार से मारे जाते हैं। राणा रायमल अपने दोनों पुत्रों को खो देने के बाद संग्राम की खोज में अपने गुप्तचरों को सभी राजपूत राज्यों में भेजते हैं और कुछ ही दिनों में गुप्तचर खोज लेते हैं संग्राम सिंह को। फिर 1508 में राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के अगले राणा बनते हैं। जब राणा संग्राम सिंह राजा बनते हैं तो इस समय भी कुछ हद तक राणा कुंभा के राजकाल जैसे ही हालात थे मेवाड़ के। दक्षिण में गुजरात सल्तनत, पूर्व में मालवा सल्तनत, उत्तर में लोधी सल्तनत। ऐसे में राणा सांगा ने समझदारी से बड़ी कुशलता से सबसे पहले सभी राजपूत रियासतों को एक साथ किया। कहते हैं 1514 तक उन्होंने करीब 106 राजपूती रियासतों को मेवाड़ के साथ कर लिया था। कुछ को साथ ले लिया, कुछ को जीत लिया। 1517 में गुजरात सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, मगर मुंह की खाई थी। फिर 1517 में ही जब इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनते ही सबसे पहले वो सारी सेना लेकर निकल पड़ता है राजपूताना की तरफ, मेवाड़ पर आक्रमण करने। इधर राणा सांगा मेवाड़ की सेना लेकर पहुंचते हैं जंग में। जंग लड़ी जाती है खटोली में, जो कि आज के राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर है, बूंदी जिले में। कहते हैं यह जंग 2 प्रहर यानी कि 10 घंटे चली थी, जिसमें सुल्तान हार मानकर भाग खड़ा हुआ था। भागते समय वो इतना डरा हुआ था कि अपने शहजादे को भी बचाने नहीं आया, जिसे राणा सांगा ने बंदी बना लिया था। बाद में उसे रैंसम लेके वापस भेजा गया था। यही वो जंग थी जिसमें राणा सांगा ने अपना हाथ खोया था और एक तीर ने उनके पैर को हमेशा के लिए चोटिल कर दिया था। लेकिन ये एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो देने वाले शूरवीर राणा सांगा फिर से जंग में उतरते हैं, जब गुजरात और मालवा सल्तनत मिलकर लड़ते हैं राणा के खिलाफ, कुछ कुंभा के समय की तरह। इस जंग को बैटल ऑफ गैगराव के नाम से जाना जाता है। गैगराव
राजस्थान के भीलवाड़ा में एक क्षेत्र है जहां एक किला भी है। ये एक बेहद खूबसूरत किला है जो कि पहाड़ पर बना है और इसके तीनों तरफ पानी है। किले के ऊपर जाकर चारों ओर का नजारा देखने लायक है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। गैगरों की इस जंग में राणा सांगा इस मिली हुई सेना की धज्जियां उड़ा देते हैं। 1519 में ही फिर हारे हुए इब्राहिम लोदी और मालवा सल्तनत एक बार फिर जंग में आते हैं, लेकिन इस बार वो एक बड़ी सेना लाते हैं राणा सांगा को हराने। इस बार के जंग की जगह थी धौलपुर। इब्राहिम लोदी और मालवा सल्तनत की सेना में थे 30,000 घुड़सवार और 10,000 सैनिक। इधर राणा सांगा की राजपूती सेना में थे मात्र 10,000 घुड़सवार और 5,000 सैनिक। मगर इन राजपूतों की शूरवीरता देखिए जनाब, इनके राणा की बहादुरी देखिए, निडर हिम्मत देखिए। राणा आगे से लड़ते हुए अपनी घुड़सवार सेना के साथ सीधे आक्रमण करते हुए शत्रुओं में घुसते हैं और राजपूती सेना अपने से 3 गुनी बड़ी सेना को इस कदर हराती है कि इब्राहिम लोदी और मालवा सुल्तान सोचते रह जाते कि आखिर ये हुआ क्या। राजपूती सेना न सिर्फ जंग जीतती है बल्कि हारी हुई सेना को बयाना तक खदेड़ कर आती है और फलस्वरूप इसी जीत के साथ आगरा तक काफी बड़ी जमीन अब मेवाड़ के अधीन हो जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कितना बड़ा राज्य था राणा सांगा का। इसके बाद भी कई जंग जीतते हैं राणा सांगा। ऐसा माना जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में राणा सांगा शायद 100 जंग लड़े थे और सारी जीते थे सिवाय एक के। साल 1526 में बाबर 5वीं बार कोशिश करता है भारत में घुसने की और इस बार पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिल्ली सुल्तान बन जाता है। इधर दिल्ली सुल्तान बनने के बाद 1527 में बाबर अपनी एक सेना टुकड़ी भेज बयाना के किले को अपने अधीन कर लेता है। इधर राणा सांगा अपनी सेना लेकर निकल पड़ते हैं बाबर के खिलाफ। राणा भारत से मुगलों को खदेड़ना चाहते थे, हमेशा हमेशा के लिए भारी ताकतों को बाहर भेज देना चाहता था। बाबर बयाना, धौलपुर और ग्वालियर के अफगानों से जिहाद के नाम पर राणा के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। बाबर की सेना टुकड़ी और 3 रियासतों की अफगानी सेना बयाना किले से लड़ती है, लेकिन राणा सांगा की सेना को रोक नहीं पाती और ये जंग राणा सांगा बड़े आराम से जीत जाते हैं और बयाना का किला भी मेवाड़ के अधीन हो जाता है। इस जीत के बाद गुजरात से लेकर और खानवा तक मेवाड़ का राज्य था। खानवा आज के आगरा से मात्र 37 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। यहाँ खानवा में होती है राणा सांगा की इतिहास की इकलौती जंग जिसमें वो नहीं जीतते। लेकिन हाँ, याद रखिए मैंने कहा है जिसमें राणा सांगा नहीं जीतते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाते हैं। मैं जानता हूँ आप सब यही सोच रहे होंगे कि खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा हार जाते हैं, मगर हमने तो यही पढ़ा है किताबों में। मगर ये तथ्य शायद गलत है, और क्यों गलत है ये मैं आपको इस जंग की पूरी कहानी खत्म होने के बाद समझाता हूँ। पहले बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तारीख थी 16 मार्च 1527। एक तरफ थी मुगल सेना, बाबर, हुमायूं, बैरम खान की सेना जिसमें 50,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ थी 80,000 की राजपूती सेना जिसमें सभी राजपूती राज्यों की सेना मिलकर खड़ी थी और राणा सांगा के नेतृत्व में अपने जान देने और जान लेने को तैयार थी। बाबर की सेना में 2 ऐसी चीजें थीं जो भारत के इतिहास में पहली बार जंग में देखी गई थी। एक तो तोपें और दूसरी बंदूकें। जी हां, 100 सैनिक मैचलॉक मस्केट्स के साथ खड़े थे। राजपूतों को आदत थी खुले मैदान में सामने से तेजी से अपने घुड़सवारी सेना के साथ आक्रमण करने की और अपनी शौर्य और बहादुरी के दम पर जंग को जीतने की। उनके सबसे बड़ी ताकत थी घुड़सवारी सेना और हाथी सेना। अब कुछ इस दृश्य में आप दोनों सेनाओं की स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं। बाबर ने बीच में रखी थी अपनी तोपें, जिनके पीछे बंदूकबाज और उनके पीछे अपनी सबसे अच्छी शाही मुगल घुड़सवार सेना। फ्लैंक्स पे थी अफगानी घुड़सवार सेना। इन तोपों को उसने बुलक कार्ट से बचा रखा था जिसे अराबा स्ट्रेटेजी कहा गया। बुलक कार्ट यानी कि उसने गायों को रस्से से बांधकर अपनी तोपों के कवर दे रखा था और एक डिच भी बनवाई थी। राजपूतों की सेना में आगे थे हाथी, फिर घुड़सवार सेना और पीछे पैदल सैनिक। जब जंग शुरू होती है तो तोपों की आवाज ने राजपूती सेना के हाथियों और घोड़ों में हड़कंप मचा दिया और हाथी वापस राजपूती सेना की तरफ आने लगे। ये पहली बार हो रहा था क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं था किसी युद्ध में। उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। उन्हें मतलब हाथी और घोड़ों को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। तोपों से कई सैनिकों की भी मौत हुई और चारों तरफ धुआं हो गया। ये राजपूतों के लिए बिल्कुल नया था, मगर फिर भी वो लड़े। फ्लैंक से काफी भरसक लड़ाई हुई आपस में।
बाबर फ्लैंक से निकलकर आक्रमण करना चाहता था, मगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था राजपूतों का कि उसकी सेना निकल ही नहीं पाई, केवल डिफेंस पर ही रही। मगर जो राजपूतों को परेशान किए हुए था वो था बाबर की सेना का मध्य। यहां से लगातार तोपों की बौछार हो रही थी और उसने परेशान कर रखा था। अराबा बाड़े की वजह से राजपूती सेना बड़ी संख्या में तोपों तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। एक तो वो बाड़ा गायों से बना था और राजपूती हिंदू गायों को मारना नहीं चाहते थे। ऊपर से उनके पीछे खड़े बंदूकबाज और तीरंदाज आराम से उन राजपूती सैनिकों को मार देते जो मुश्किल से बाड़ा तोड़कर पहुंचते थे। कुछ भी राजपूत तोपों में कूद गए और आत्मदाह किया ताकि तोप इंसानी शरीर के टुकड़ों से खराब हो जाए। कुछ राजपूती सैनिक तोप के सामने आके मारे गए ताकि पीछे की सेना बच जाए। मगर इन बलिदानों से भी ज्यादा कुछ फर्क ना पड़ा और राजपूती सेना बड़ी संख्या में मध्य भाग से मारी जा रही थी। इसी मध्य भाग को सशक्त करने राणा सांगा अपने हाथी के साथ आते हैं, जय एकलिंग जी की हुकार के साथ। उनका हाथी अब तोपों से नहीं डर रहा था और जंग में कूद पड़ा। राणा ने कई मुगलों को मौत के घाट उतारा, मगर मुगलई सारे तीरंदाजों को अब केवल एक जगह लक्ष्य रखना था, यानी कि राणा सांगा पे। और इसी बदौलत एक तीर राणा सांगा के जा लगा। राणा के गिरते ही जयपुर के पृथ्वीराज कच्छावा ने उन्हें संभाला और पीछे सेफ्टी में ले गए। राणा सांगा की कमान संभाली बूंदी के राव अज्जा झाला ने और राजपूतों को फिर से एक नया जज्बा दिया लड़ने का इस जंग में। मगर इस समय एक और फेरबदल हुआ जिसने राजपूतों के आक्रमण की कमर ही तोड़ दी। कहते हैं रायसन के राजा राजा सलहदी तोमर 35,000 घोड़सवारों के साथ राणा सांगा को छोड़ बाबर की सेना में जा मिले। इधर राणा सांगा पृथ्वीराज कच्छवा के साथ फिर से जंग में उतरने को आते हैं, मगर अब तक शाम हो चुकी थी और दोनों सेना अब थक चुकी थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। यह जंग एक स्टेलमेट पर खत्म होती है। दोनों ही राजा पीछे हट के कैंप करते हैं। बाद में बाबर दिल्ली निकल जाता है और राणा सांगा खानवा के पास ही अपना बेड़ा लगाते हैं। कहते हैं राणा सांगा वापस मेवाड़ जाने से मना करते हैं और फिर से अपनी सेना खड़ा करने की ठानते हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक जीत नहीं जाएंगे पगड़ी नहीं पहनेंगे और सिर पर केवल एक कपड़ा रखेंगे। मगर जनवरी 1528 में, यानी कि जंग के 6 महीने बाद, अचानक से राणा की मौत हो जाती है और वजह बताई जाती है जहर। अब यहां दो थ्योरीज हैं। एक ये कहती है कि उन्हें जहर उन्हीं के किसी साथी ने दिया था क्योंकि राणा पीछे हटने को तैयार ना था और सेना इतने समय से अपने घर से दूर खानवा में खड़ी थक गई थी। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि मुगलों द्वारा शत्रु को जहर देकर मारा जाना यह बहुत आम बात थी। मुगल ये तकनीक हर उस शत्रु के खिलाफ अपनाते थे जिनसे वो ज्यादा डरते थे, इसलिए मुगलों ने किसी तरीके से राणा को जहर देकर मारा था। अब राजपूतों का जंग से डर जाना जरा कम पचता है, इसलिए दूसरी वजह ज्यादा ठीक लगती है। खैर, राणा के मरने उपरांत राजपूती सेना वापस आ जाती है और मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ इस राजपूती सेना की कमाल संभालते हैं। आने वाले कुछ साल तक भी बाबर इस राजपुताना में घुस नहीं पाता। अब वो बात कि क्यों खानवा के जंग को राजपूतों की हार नहीं कह सकते। पहली बात, अगर राजपूत हारे होते तो बाबर आगे बढ़कर सभी को मार देता। राणा को मार सकता था, राजपूत राज्य भी जीत सकता था, या मैं ये कहूं कि यह सब काम वो करता अगर वो जीतता। बाबर ने इससे पहले भी कई जंग में ऐसा ही किया था। वो कोई प्रिजनर ऑफ वॉर जिंदा नहीं छोड़ता था, चंगेज खान की तरह। मगर यहां इस जंग में बाबर वापस दिल्ली चला जाता है और आगे नहीं बढ़ता। राजपूती वहीं थे जबकि बाबर वापस चला गया था। हाँ, लेकिन ये राजपूती आक्रमण की हार थी। इस जंग की वजह से वो दिल्ली नहीं जीत पाए। अगर ऐसा होता तो भारत में, प्रमुख तौर पे उत्तरी भारत में, हिंदू राज्य कायम हो जाता। तो इस रूप में आप इसे हिंदुओं की बदकिस्मती कह सकते हैं कि ये आक्रमण में राजपूती ना जीत पाए। और वजह साफ थी, तोपे और बंदूकें, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार देखी गई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला राजा बनता है राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह द्वितीय, जिसकी मात्र 3 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है। और नए राणा बनते हैं उनके भाई राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य थोड़े एरोगेंट किस्म के राजा थे और इनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर चित्तौड़ को हराते हैं और ये छिप के बूंदी चले जाते हैं। बहादुर शाह के वापस जाते ही मेवाड़ सेना फिर से चित्तौड़ को जीत लेती है। चित्तौड़ फिर से मेवाड़ में आ जाता है, मगर इस हार से विक्रमादित्य और ज्यादा गुस्सेल और एरोगेंट हो जाते हैं और भरी सभा में अपने ही जनरल्स का अपमान कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उदय सिंह को राजा बनाने की सोची जाती है, जो कि राणा सांगा के ही छोटे पुत्र थे।
इस मौके का फायदा उठा के बनवीर, जो कि चचेरा भाई था इनका, वो सैनिकों के साथ मिलकर विक्रमादित्य को जेल में ही मार देता है और गद्दी हड़प लेता है। अब यहां एक प्रेरणादायक कहानी है पन्नादाई की। पन्नादाई असल में राणा सांगा और रानी कर्णावती की दाई थी। उन्हीं की देखरेख में राणा उदय सिंह का जन्म हुआ था और परवरिश हुई थी। तो जब बनवीर विक्रमादित्य को मारकर उदय की खोज में निकल पड़ता है, तब उस रात पन्नादाई उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को सुला देती है, जो कि उसी उम्र उसी कद काठी का था। वो चुपके से उदय को कुंभलगढ़ भगा देती है। जब बनवीर उनके पास पहुंचता है और उदय के लिए पूछता है, तो पन्ना कहती हैं कि उदय अंदर लेटा हुआ है, और उनके सामने ही वनवीर पन्ना के बेटे चंदन को उदय समझ के मार देता है। एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था पन्ना ने मेवाड़ के लिए। वो बाद में खुद उदय सिंह के पास कुंभलगढ़ चली जाती है। बाद में जब राणा उदय सिंह बड़े होते हैं तो वो अपने ननिहाल बूंदी की मदद से वनवीर से युद्ध कर राजगद्दी जीतते हैं मेवाड़ की। जिस दिन राणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं, ठीक उसी दिन कुंभलगढ़ में उनके पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम रखा जाता है प्रताप। वो राणा उदय सिंह ही थे जिन्होंने चित्तौड़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा शहर बसाया था, जिसका नाम है उदयपुर। राणा उदय सिंह के समय शेर शाह सूरी आक्रमण करता है, पहले मारवाड़ पर, फिर चित्तौड़ पर। मगर यहां उदय सिंह चित्तौड़ शांति से जाने देते हैं। शेर शाह सूरी को सिर्फ इस शर्त पर दे देते हैं कि कोई खून खराबा नहीं होगा। वजह यह थी कि आंतरिक लड़ाई व मारवाड़ की लड़ाई के बाद उदय की सेना ना तो इतनी सशक्त बची थी, और उन्होंने शायद यह भी सोचा कि भविष्य में चित्तौड़ फिर जीत लेंगे, अभी समय नहीं है अपने आप को और कमजोर करने का। मगर ऐसा ना हुआ और उदय सिंह 2 और जंग हारते हैं, पहली मालदेव राठौड़ से और दूसरी अकबर से 1567 में। उनकी मृत्यु 1572 में गोगुंदा में हुई, और फिर अगले राणा बनते हैं प्रताप, जो कि अपनी बहादुरी से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और कहलाए जाते हैं शूरवीर महाराणा प्रताप। तो ये थी कहानी शूरवीर महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इसी वंश के सबसे बड़े सितारे महाराणा प्रताप की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।